Good evening, dear friends. This is Anil Vishwakarma welcomes you in my YouTube video related to voice. Dear friends, in the case of transformation, मैंने आपको नरेशन ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होता है, और आज हम उसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत दूसरा वीडियो स्टडी करेंगे जिसका नाम है वॉइस। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है, एंड इन द केस ऑफ वॉइस वर्ड्स आल्सो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम देखते हैं आज के स्टडी मटेरियल। देखिए फ्रेंड्स, वॉइस मीन्स होता है वाच्य, वाच्य मीन्स होता है वाक्य, वाक्य मीन्स सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में आप जान रहे हैं कि शब्दों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे एक मीनिंगफुल अर्थ निकले उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। और यहाँ पर सेंटेंस जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हिंदी में कर्तृवाच्य बोला जाता है, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता एक्टिव हो, सब्जेक्ट सेंटेंस के सबसे पहले हो। कहने मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे ज्यादा एक्टिव हो, इस वजह से इसको एक्टिव वॉइस बोला जाता है। दूसरा पैसिव वॉइस, अर्थात ऐसा वॉइस, ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट पैसिव हो, इनएक्टिव हो, अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव न होगा, सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होगा तो उसकी जगह क्या एक्टिव होगा, यहाँ पर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा। इस वजह से फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमको सेंटेंस में फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, क्योंकि क्लासिकल इंग्लिश ग्रामर में जहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं पाया जाता था, ऐसे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं होता था। लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ईट होता है। लेकिन आइए हम फ्रेंड्स सबसे पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिससे ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस काफी आसान हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ट्रिक बताया आपको कि जैसे सब्जेक्ट की पहचान किससे की जाएगी, हु लगा करके। हु मीन्स कौन या किसने। यदि हम सेंटेंस में कौन या किसने शब्द लगा के प्रश्न करते हैं तो वो पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कहाँ पे है। जैसे राम ने मुझे किताब दिया, किसने मुझे किताब दिया, राम ने, तो राम वहां पे क्या हो गया, और सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स। और उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। चूंकि पैसिव वॉइस में हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये दो वर्ड को याद रख लें, व्हाट या हु, जिसको हिंदी में क्या, व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स किसको या किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आप इस वर्ड को आप याद कर लें, पैसिव वॉइस बनाते समय इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे राम ने मुझे किताब दिया, राम ने मुझे क्या दिया, किताब, या एक किताब दिया, तो एक किताब वहां पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दिया, मुझे दिया, तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स आपको जानना चाहिए कि डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसकी पहचान क्या या व्हाट लगा कर की जाती है, दूसरी होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसकी पहचान किसको या किसे लगा कर की जाती है, दैट इज हुम लगा कर की जाती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन काफी आसान होता है, लेकिन बच्चे लोग को टेंस की जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं करने पाते कि यह सेंटेंस किस टेंस का है ना। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने यहाँ एक शॉर्टकट चार्ट बनाया है। यहाँ मैंने लिखा है फॉर एक्टिव वॉइस, मतलब टेंस चार्ट। मतलब कहने का मतलब है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किस टेंस का है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया है, एक चार्ट बनाया है। इसको अपने माइंड में रखेंगे तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पहचानने में आपको आसानी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि टोटल 12 टेंस हमारे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन द केस ऑफ पास्ट आल्सो 4 प्रकार के, फ्यूचर में भी 4 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे दो रूल होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, दूसरा होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में सबसे पहले हम देखते हैं जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो वहां पर हमको कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्राप्त नहीं होती है। दैट्स व्हाई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस है यस लगा देते हैं, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स लिख दिया क्योंकि एक कॉमन चीज है, ये बार बार आएगा, तो आप फ्रेंड्स अपने माइंड में इसको बैठा लें कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या क्या होता है। ही, सी, इट और एनीवन ने, ही, सी, इट और एनीवन ने,
इन चारों को छोड़कर जितने भी बचते हैं सारे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि इनको बार बार लिखना पॉसिबल रहता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। बाकी यहाँ पर मैंने उसको एलाबोरेट कर दिया, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। ही, सी, इट और एनीवन ने सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, बाकी इन चारों को छोड़कर जितने बचते हैं सब हमारे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो आपको देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के साथ एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा जाता है। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो एस नहीं जोड़ा जाता है। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट देखिए, यहाँ के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखिए सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया जाएगा। मतलब यहाँ पर ही गोज हो सकता है, आई गो हो सकता है, और यहाँ पर ही वेंट हो सकता है, आई वेंट हो सकता है। दैट इज वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं पाया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन जैसे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एंटर करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, वहां पर हमको हेल्पिंग वर्ब प्राप्त होता है। यहाँ पर आता है डज डू और यहाँ पर आता है डी। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। फ्रेंड्स, स्टडी करते समय आप प्रेजेंट से पास्ट को स्टडी करेंगे तो आपको आसान रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में देखते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आ रहे हैं, आईएनजी लगाया जाता है फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पे वाज वर्ब है, आईएनजी लगाया जाता है, सिमिलरिटी है। प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हैज मिलता है और यहाँ पे हैड मिलता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चलते हैं तो सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, और यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पर भी, यहाँ फ्रेंड्स चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तीनों में टाइम अवश्य ही दिया रहता है। और टाइम हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा डेफिनेट टाइम होता है, एक इनडेफिनिट टाइम होता है। डेफिनेट टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, इनडेफिनिट टाइम के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, जिसकी हिंदी मीनिंग सेम होती है। तो यहाँ मैंने आपको लिख दिया है हैज बीन, हैव बीन और यहाँ पे हैड बीन। आइए हम देखते हैं फ्रेंड्स इन द केस ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर की चारों टेंस पे आप गौर करिए, इनका स्टडी साइमल्टेनियसली किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई वी के साथ सेल लग रहा है, तो यहाँ आई वी के साथ सेल भी लग रहा है, यहाँ आई वी के साथ सेल हैव लग रहा है, यहाँ आई वी के साथ सेल हैव भी लग रहा है। इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब को माइंड में रखेंगे। अदर सब्जेक्ट मतलब आई वी जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स बचते हैं उनके साथ हम यहाँ पे विल लगाएंगे, यहाँ विल भी लगाएंगे, यहाँ विल हैव लगाएंगे, यहाँ विल हैव बीन लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे देख सकते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। टाइम यहाँ पर भी प्रेजेंट पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया, ये जानना जरूरी था। और इसके बेस पर आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पहचान पाएंगे कि गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। तो अब पैसिव वॉइस के लिए फ्रेंड्स कुछ एक और छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है फॉर प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब, फॉर प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगाने के वास्ते क्या क्या मतलब ऑक्सिलरीज यूज की जाते हैं, आइए हम यहाँ देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस हमारा सिर्फ 8 टेंस का बनता है। आप देख सकते हैं कि मैंने फ्यूचर कंटीन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को डिलीट कर दिया है। इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ 8 टेंस का बनता है। और इसको याद करने का एक टेक्निक है फ्रेंड्स, यदि इस पेन इस मार्कर को मैं बीइंग मानूं, BEING, तो आप इस तरह से देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस ली जाती है। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो इजरम था वो यहाँ पर चला आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इसी टेंस का रहता है, मतलब इज बीइंग आर, इज आर एम इसी टेंस का रहेगा, लेकिन सबके साथ बीइंग लग जाएगा। मींस यहाँ पर हो जाएगा इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। क्लियर फ्रेंड्स? उसके बाद हम जब प्रेजेंट परफेक्ट को बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ले लेते हैं। मतलब यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब था वो इसमें आ गया है, हैज बीन और हैव बीन, इसी वजह से लास्ट वाले का नहीं बनता है। सेम हमारा पास्ट के केस में होता है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्प बनाते समय हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस का लेते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इसी टेंस का रहता है, बीइंग लग जाता है। पास्ट परफेक्ट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लेते हैं। इसका साथ देने वाला कोई नहीं इसका नहीं बनता है, इसलिए लास्ट के टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर के केस में। फ्यूचर केस में भी हमारा वही फंडा है। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब किसका लेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस का, मतलब इसका हेल्पिंग वर्ब इसमें चला गया। लेकिन आप नियम में जान रहे हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनाएंगे तो इसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके साथ बीइंग लग जाएगा।
तो जरा सोचिए, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ शैल बी बीइंग, विल बी बीइंग, तो क्या सही लगेगा? पॉसिबल नहीं। इस वजह से इस टेंस का भी डिलीटेड है, कैंसिल हो जाता है, इसका स्टडी हम नहीं करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, है ना। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऐसे टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद जब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, तो हेल्पिंग और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस लेते हैं, इसका साथ देने वाला कोई नहीं, इसका नहीं बनता। इस वजह से फ्रेंड्स फ्यूचर में सिर्फ 2 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। और फ्रेंड्स चूंकि यहाँ पर हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो हमको ये जानना जरूरी है कि कौन क्या सब्जेक्ट होता है और क्या ऑब्जेक्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। कोई नेम है तो नेम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे राम श्याम मोहन कुछ भी होगा तो वही रह जाएगा, नेम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और फ्रेंड्स मजे की बात यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया है। जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जनरली उस समय हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कंपटीशन में जो है इसके एक्सेप्शन पूछे जाते हैं, सोली पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन के अंतर्गत जो है मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं। इस वर्ड को फ्रेंड्स अब याद रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे कि यदि सरप्राइज्ड हो, एनॉयड हो, शॉक्ड हो, अलार्म्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, डिस्प्लीज्ड हो, डिस्ट्रेस हो, एस्टोनिश्ड हो, लॉफ्ड, ऐसे वर्ड यदि सेंटेंस में आए रहेंगे तब वहां पर आपको बाई प्रीपोजिशन यूज नहीं करना, बल्कि उसकी जगह एटी प्रीपोजिशन का यूज करना है। उसी तरह से मैरिड, नोन, ऑब्लाइज्ड, ये वर्ड यदि सेंटेंस में दिए जाएंगे तो उसके साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। प्लीज्ड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड, चार्म्ड, ऐसे वर्ड यदि सेंटेंस में आते हैं तो उसके साथ हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और अल्टीमेटली फ्रेंड्स यदि इंटरेस्टेड, कंटेंट, एब्जॉर्ब और कंसिस्टेंट जैसे वर्ड आते हैं तब वहां पे हम बाई प्रीपोजिशन का यूज न करके हम विद इन का यूज करते हैं। इस चीज को फ्रेंड्स हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स आज मैंने आपको जो भी रूल्स बताया, यदि मैं उसको एग्जांपल के थ्रू यदि प्रूव नहीं करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आइए फ्रेंड्स विद एग्जांपल्स हम इसको लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 सेंटेंस लिख दिया है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इनको। हरी गेव अ बुक टू मी, हरी ने मुझे एक किताब दिया। ओके, हरी ने मुझे क्या दिया? एक किताब दिया। तो फ्रेंड्स इस अ बुक को ले जाकर के आप सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे और हरी को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, मींस ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो फ्रेंड्स क्या होगा पैसिव वॉइस, जरा गौर से देखिए। यहाँ पर मैंने जैसे अ बुक लिख दिया और मैंने बताया था यहाँ पर यदि कोई नेम होगा तो बाय नेम ही रह जाएगा, अर्थात ये हरी जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाई हरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाई हरी हो जाएगा। और ये जो टू मी है इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जाएगा। अब हमारा बचा क्या, गेव। गेव फ्रेंड्स मींस वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म मैंने बताया कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लगता है फ्रेंड्स, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज वर लगाते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहने पर वाज लगाते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहने पर वर लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बुक है अर्थात सिंगुलर नंबर है, तो दैट्स व्हाई फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वाज। और फ्रेंड्स हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा पैसिव वॉइस में, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दैट्स व्हाई गिव का जो थर्ड फॉर्म होता है, पढ़े होंगे गिव, गेव, गिवन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस आसान हो जाएगा। अ बुक वाज गिवन बाय हरी टू मी। और एक बात फ्रेंड्स, चूंकि ये सेंटेंस ऊपर वाला सेंटेंस ऐसा है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसे सेंटेंस का 2 पैसिव वॉइस बनाया जाता है। मैंने आपको ये बताया है, आप चाहे तो मी से भी इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आइए हम दूसरे सेंटेंस पे गौर करते हैं। सी विल नॉट परचेज गोल्ड रिंग, वो गोल्ड रिंग नहीं खरीदेगी। क्या नहीं खरीदेगी फ्रेंड्स, गोल्ड रिंग। तो हम सबसे पहले गोल्ड रिंग को क्या करेंगे, सी की जगह ले जाएंगे, और सी जब यहाँ पर आ जाएगा तो बाई हर हो जाएगा। मैंने यहाँ बताया है क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। अर्थात सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग, और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, बाई हर। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप हेल्पिंग वर्ब में आप देख रहे हैं विल आया है, तो विल किस टेंस में आता है, जरा सोचिए। विल हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है,
विल हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब तो पता चल गया कि हमारा दिया गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो हम यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं, हमको आई बी के साथ शैल भी मिलता है, अदर्स के साथ विल भी मिलता है। चूंकि यहाँ पर बोल्डरिंग आया है मतलब अदर्स को इंडिकेट कर रहा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे फ्रेंड्स, विल बी लेंगे। क्या लेंगे, विल बी। अर्थात यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल और बी। क्लियर फ्रेंड्स। लेकिन आगे नॉट भी दिया है तो ये हो जाएगा विल नॉट बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विल नॉट बी। और मैंने बताया कि हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, इस वजह से यहाँ पे परचेज हो जाएगा। मीन्स गोल्ड रिंग विल नॉट बी परचेज बाई हर। अब यहाँ देखते हो फ्रेंड्स, ही सरप्राइज्ड मी, उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो पेक्यूलियर वर्ड सरप्राइज है, मैंने यहाँ एक्सेप्शन के अंतर्गत बताया है कि सरप्राइज रहने पर आपको बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, बल्कि उसके जगह एट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आई। और ही हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ही में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। ओके फ्रेंड्स। लेकिन चूंकि सेंटेंस में हमारा सरप्राइज आया इसलिए बाय हिम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एट हिम होगा। लास्ट हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एट हिम हो जाएगा। और सरप्राइज मींस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने आपको पहले बता दिया हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगेगा। चूंकि यहाँ पर आई है, आई के साथ मैंने यहाँ बताया वाज लगता है, इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाज हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म हमारा सरप्राइज्ड हो जाएगा, आई वाज सरप्राइज्ड एट हिम। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रेंड्स। ओके, तो इसके बाद फ्रेंड्स हम इंपरेटिव सेंटेंस का स्टडी करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है। ये तो मैंने आपको असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रिलेशन बताया। ओके फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको इन द केस ऑफ असर्टिव सेंटेंस, इन द केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया कि किस नियम के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में होता है। तो फ्रेंड्स, जनरली एग्जाम में इंपरेटिव सेंटेंस भी पूछे जाते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आप जान रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इससे न केवल आदेश, न केवल ऑर्डर, बल्कि इससे फ्रेंड रिक्वेस्ट और एडवाइस की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऑर्डर की जानकारी मिलेगी तब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जब भी ऑर्डर की जानकारी मिलेगी तो ऑर्डर भी हमारा दो प्रकार का हो सकता है, एक हमारा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। जैसे अफर्मेटिव के आपको पहला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई देखते विद एग्जांपल, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, मतलब यहाँ पर ऑर्डर दिया गया और अफर्मेटिव का केस है। तो हम पहले स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स फॉलो करेंगे। पहला स्ट्रक्चर क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मींस फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, दरवाजा खोलो, क्या खोलो, दरवाजा। तो यहाँ फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट की जगह लगाएंगे द डोर और यहाँ पर लगाएंगे बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ओपन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। डोंट प्लग द फ्लावर। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर के नेगेटिव केस में दो वर्ड आते हैं, डोंट और नेवर। तो जैसे मैंने मान लीजिए डोंट है, तो डोंट के लिए फ्रेंड्स अब नॉट बी हो जाएगा यहाँ स्ट्रक्चर में। यदि आगे नेवर लगा रहेगा तो जैसे नेवर प्लग द फ्लावर, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेवर बी का यूज करेंगे। अर्थात अभी हम इसको फॉलो करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस क्या ना तोड़ो, फ्लावर को, द फ्लावर, द फ्लावर हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लिखेंगे नॉट बी, यहाँ पे हो जाएगा नॉट बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्लग का थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स क्या होता है, प्लग्ड होता है। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस हमको रिक्वेस्ट और एडवाइस की जानकारी मिलती है, तो मैंने एक एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने हेल्थ का केयर करो, देखभाल करो, है ना। मतलब यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है फ्रेंड्स। जब एडवाइस की जानकारी होगी, है ना, तो हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यू आर एडवाइज्ड टू। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट किसे करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, और पूरे सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे। ये बहुत ही आसान है, अर्थात ये हो जाएगा टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
और भी कई एग्जाम्पल के साथ आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए वॉइस बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि वॉइस का स्टडी क्लास 9 से स्टार्ट होता है अप टू कॉलेज तक रहता है। इस वजह से इसका स्टडी आप बार बार करें। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।